प्रिय मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपको आने वाली परीक्षाओं और आपके सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं। आज हम लोग आपके कंपटीशन का एक महत्वपूर्ण पॉइंट संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा करेंगे। यहां मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, दुनिया में संविधान की शुरुआत एथेंस से होती है। इस सूचना के बाद हम आपसे कहना चाहेंगे दूसरे पॉइंट में कि परंतु दुनिया का पहला लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहां निर्मित होता है? तो आप कहेंगे कि सर ये यूएसए का है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये दुनिया का पहला लिखित संविधान है। इसके बाद हमको याद ये भी रखना होगा कि ये संविधान कहां बनता है। तो आप कहेंगे कि सर 1787 में ये फिलाडेल्फिया में बनता है। लेकिन इन चर्चाओं के बाद हमारे मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो आप ये देखें कि जो संविधान लिखा गया है, इसका सबसे पहले हम शाब्दिक अर्थ दिखाएं, इसका वर्डली मीनिंग आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, जो संविधान लिखा है, इसमें ये जो वर्ड दिखा है संघ, मतलब संघ, एक तो ये हो गया संघ, और दूसरी चीज है संगत, एक तीसरी चीज भी आप लाएंगे संघ, फिर आप कर देंगे विधान। अब आप इसे मिला के पढ़ें तो ये होगा कि संघ में, ये संघ है, में संघ और संगत के साथ रहने का नियम ही संविधान है। फिर से आप हमें समझिए कि ये जो संविधान है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हमने आपसे कहा कि देखिए, इसके अंदर जो स लिखा हुआ है, इसमें संघ लिखा हुआ है। तो ये जो संघ है, इसका क्या क्या अर्थ हो रहा है? एक, संघ का मतलब है संघ, संघ मतलब यूनियन, ठीक है। फिर लिखा है संघ, ठीक है, मतलब कंपनी, और फिर ये संगत, गुडविल। तो ऐसी स्थिति में अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान क्या है, तो आप कहेंगे कि सर संघ में संग रहने और एक संगतपूर्ण जीवन जीने के लिए जो विधान किया जाता है, वही संविधान है। क्लियर? अब यहां प्रश्न आता है कि संविधान क्या करता है, संविधान हमारे जीवन के लिए कैसे उपयोगी है? तो आइए जरा देखते हैं। देखिए, जो संविधान है, ये वर्डली मीनिंग या शाब्दिक अर्थ के बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान क्या है, तो आप पहली बात आप याद रखेंगे कि सर ये बुनियादी नियमों का समूह है। बुनियादी मतलब बेसिक, बुनियादी नियमों का यह समूह है।
प्रश्न आता है कि बुनियादी नियमों का यह समूह है और इन बुनियादी नियमों से हमें क्या मिलता है? क्लियर? बुनियादी नियमों का अगर ये समूह है तो ये हमें देता क्या है? तो आप कहोगे कि सर इन नियमों के द्वारा या संविधान के नियमों के द्वारा हमें दो चीजें मिलती हैं। ठीक है, एक तो हमको मिलता है समन्वय और दूसरा क्या मिलता है? आप कहोगे कि विश्वास। विश्वास। अब यहां आपके मन में आ रहा होगा कि यह कैसा विश्वास है और कैसा समन्वय है। तो ये जो समन्वय है ये किसमें समन्वय है? आप कहेंगे सर विविधता में एकता स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था दी गई है वो हमारे संविधान में ही दी गई है। संविधान में लोगों का विश्वास बना रहे इसके लिए क्या किया गया है? आप कहेंगे विश्वास को बनाए रखने के लिए न्यायालय की व्यवस्था की जाती है। मतलब संविधान के नियमों की व्याख्या कौन कर रहा है? आप कहेंगे कि सर कोर्ट के द्वारा या न्यायालय के द्वारा संविधान के नियमों की व्याख्या की जाती है ताकि लोगों में विश्वास बना रहे। बच्चों इसके बाद हमको ये याद रखना होगा कि संविधान क्या करता है और क्या करता है। तो आप कहेंगे कि संविधान ही है जो हमारी सरकार को शक्ति देता है। सरकार को शक्ति अगर कहीं से मिलती है तो उसका स्रोत क्या है? संविधान है। अब सवाल यहां पर है कि यह शक्ति संविधान सरकार को क्यों देता है? हमने कहा कि हमारा जो संविधान है इस संविधान के द्वारा सरकार को शक्ति मिलती है। अब प्रश्न आता है कि ये जो शक्ति है यह शक्ति क्यों दी गई? संविधान ने सरकार को यह शक्ति क्यों दिया? आप कहोगे कि सर दो कार्यों के लिए दिया है। एक क्या है? तो आप कहेंगे कि सर अपनी जनता की आकांक्षाओं या इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए दिया गया है। और दूसरा चीज, सरकार को शक्ति क्यों देता है संविधान? तो दूसरा पॉइंट बता रहे हैं आपको, एक परिस्थिति बनाने के लिए। अब प्रश्न आता है कि ये कैसी परिस्थिति बनाना चाहते हैं? संविधान सरकार को शक्ति देता है एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करने के लिए जहां से हमको क्या मिल जाए? तो आप कहेंगे एक न्यायपूर्ण समाज निर्मित करने की परिस्थितियां मिल जाए। मतलब हमारा संविधान हमारी सरकार को शक्ति देता है। किस लिए देता है? दो कार्यों के लिए देता है कि हम अपनी जनता की आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सकें और एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर सकें जिससे न्यायपूर्ण समाज बनता हो। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये आकांक्षाएं और इच्छाएं क्या है? तो आप कह देंगे हर प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन का अंत कर देना। डिस्क्रिमिनेशन मतलब किसी प्रकार का अगर विभेद चल रहा हो हमारी जनता के बीच, उसको अंत कर देना और अंत करने के बाद एक ऐसे समाज को निर्मित करना जहां पर लोग अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर लें और बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ एक आत्मसम्मान का जीवन जीने में सफल हो सके।
क्लियर? और एक पॉइंट और भी आता है, हमारा संविधान हमें और क्या दे रहा है? तो आप कहेंगे कि सर हमारा संविधान सरकार की सीमाएं तय कर देता है, सरकार की सीमा को बताता है, आपकी लिमिट क्या है इसको बताता है, और किसी भी सरकार को इस सीमाओं के उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। और हमारा संविधान क्या बताता है? तो आप कहेंगे हमारा संविधान बताता है कि सरकार कैसे बनेगी, सरकार कैसे बनेगी, और यह भी बताता है कि थर्ड पॉइंट कर लेते हैं कि सरकार में डिसीजन कौन लेगा, मतलब जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो कौन होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपने देखा कि हमारा संविधान ऐसा क्यों करता है या क्यों बनाया गया। लेकिन अब आपके मन में आ रहा होगा कि हर देश का अपना संविधान अलग अलग है। तो प्रश्न यहां यह है कि हर देश का अपना संविधान अलग क्यों है? क्योंकि हर देश के संविधान निर्माताओं के अपने देश की इच्छा और आकांक्षा थी, और उसी इच्छा और आकांक्षा के अनुरूप उन्होंने अपने संविधान को निर्मित किया है। अब हमारे सामने दूसरा पॉइंट आता है कि हम देखें कि जो भारत का संविधान है, इस भारत के संविधान को किसने बनाया? तो भारत के संविधान को संविधान सभा ने बनाया। भारत के संविधान को संविधान सभा ने बनाया, या आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। अब प्रश्न आता है कि ये जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा को किसने बनाया? संविधान सभा ने संविधान को बनाया, ठीक। लेकिन अब संविधान सभा को किसने बनाया? तो आप कहोगे कि सर संविधान सभा को कैबिनेट मिशन ने बनाया। कैबिनेट मिशन ने बनाया। लेकिन अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि संविधान सभा कोई एक दिन में नहीं बनी है। संविधान सभा की पहली मांग, भारत देश में संविधान सभा की पहली मांग कब हुई थी? आप कहोगे कि सर 1895 में हुई थी। किसने किया था? आप कहोगे कि सर बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा किया था? तो आप कहेंगे कि उन्होंने स्वराज विधेयक लाया था, और इसी स्वराज विधेयक में पहली बार उन्होंने संविधान सभा की मांग किया था। उसके बाद बात 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट ने भी संविधान सभा की मांग किया था। अध्यक्ष थी कांग्रेस की। थर्ड पर आएगा कि 1924 में संविधान सभा के संदर्भ में गांधी जी ने भी कुछ कहा था। तो गांधी जी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे एक और मैटर आपके लिए महत्वपूर्ण है कि वर्ष 1934 आ गया, और 1934 के वर्ष में संविधान सभा की मांग किया था स्वराज पार्टी ने। स्वराज पार्टी ने किया था। बच्चों, अब प्रश्न आता है कि कांग्रेस ने क्या मांग किया? तो आप कहेंगे कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग किया था, और 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था फैजपुर में, और इस फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने। और नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पहली बार
संविधान सभा की मांग फैजपुर अधिवेशन में किया था। अब आपके सामने एक डेट ये आ रही है 1940। 1940 में आपको दो मैटर याद रखना है। एक मैटर तो आपको ये याद रखना है कि पहला इंग्लिश या अंग्रेज जिसने संविधान सभा की मांग को स्वीकारा वो है वाइसराय लिनलिथगो। वाइसराय लिनलिथगो। तो वाइसराय लिनलिथगो ने, ठीक है, ये संविधान सभा की मांग को स्वीकार लिया था। ठीक है, किसमें? अपने अगस्त प्रपोजल में या अगस्त प्रस्ताव में वाइसराय लिनलिथगो ने स्वीकारा था कि भारत का एक संविधान होना चाहिए और इसके लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी। ठीक है, फिर 1940 में ही एक पॉइंट आप और याद रखिएगा, मुस्लिम लीग के प्रमुख है मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि दो संविधान सभा और दो संविधान की मांग करने का कार्य किसने किया है? आप कहेंगे मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। प्यारे बच्चों, इसके बाद आता है एक और डेट, वो है 1942। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है और क्रिप्स मिशन के द्वारा ब्रिटिश सरकार पहली बार स्वीकारती है कि दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद भारत के लिए एक संविधान होगा और इसको बनाने के लिए एक संविधान सभा होगी। मतलब क्रिप्स मिशन में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने स्वीकारा। क्रिप्स मिशन ने जो स्वीकृति दी है या जो कुछ भी कहा है वो ब्रिटिश सरकार का ही स्टेटमेंट है, क्योंकि क्रिप्स मिशन के प्रमुख सर स्टैफर्ड क्रिप्स की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने किया था। ठीक है, और इसके बाद एक दौर आ जाता है 24 मार्च 1946। तो 24 मार्च 1946 को देखिए क्या हो रहा है। कैबिनेट मिशन भारत आता है और जब ये कैबिनेट मिशन भारत आया तो ये मिशन क्या लक्ष्य लेकर आया था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने, लेबर पार्टी कहेंगे एटली, तो प्रधानमंत्री एटली ने कैबिनेट मिशन को 3 सदस्य है ये, ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टैफर्ड क्रिप्स इसके मेंबर हैं। और ये जो कैबिनेट मिशन आ रहा है इसको मेनली 2 वर्ग सौंपा गया था। इसका जो मिशन है, इसका जो लक्ष्य है वो 2 है। ठीक है, एक संविधान सभा को बनवाना है आपको, ठीक है, संविधान सभा का गठन कराना है, एक तो ये था, और दूसरी चीज है कि अंतरिम सरकार बनवाना है। क्लियर? अब हमारे सामने बच्चों एक प्रश्न आता है कि कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन कैसे कराया? तो देखिए, कैबिनेट मिशन ने सबसे पहले प्रांतों का चुनाव कराया। क्लियर? क्या कराया है? प्रांतों का चुनाव करवाया। मतलब प्रांतों की जो विधानसभाएं हैं, जैसे आज विधायक होते हैं, वैसे ही उन्होंने प्रांतीय विधानसभाओं के लिए, ठीक है, एक चुनाव कराया। ठीक है,
तो इस प्रांतों की विधानसभाओं में जो सदस्य चुनकर आए, इन्हीं सदस्यों के माध्यम से, ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। क्लियर? फिर से देखिए, कैबिनेट मिशन ने सबसे पहले 1946 के अंदर प्रांतों के विधानसभाओं का चुनाव कराया, और जब ये विधायक या सदस्य चुनकर आए तो इन्हीं सदस्यों के माध्यम से संविधान सभा के सदस्यों को चुनवाया गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन या चुनाव जनता ने नहीं किया था, अपितु इनका चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से या इनडायरेक्ट इलेक्शन से हुआ है। मतलब जनता ने विधानसभा के सदस्यों को चुना और विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। क्लियर? अब इसलिए इसे कहा जा रहा है कि अप्रत्यक्ष चुनाव से ये चुने गए थे। मतलब अप्रत्यक्ष का मतलब जनता ने सीधा इसमें मतदान नहीं किया था। अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य चुने गए थे और किस आधार पर चुने गए थे। तो आप याद रखिएगा, जनसंख्या के आधार पर सदस्यों का चुनाव हुआ था। मतलब 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुनना था। ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पर कितना चुनना था? एक संविधान का सभा का सदस्य चुना जाना था। और उस समय भारत की पॉपुलेशन क्या थी? तो आप कहेंगे 1941 की जो जनगणना थी, उस 1941 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल पॉपुलेशन थी 38 करोड़ 90 लाख। तो अगर हम इसमें 10 लाख से भाग दे दें तो ये संख्या निकल कर आएगी 389। तो हमारी संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हैं? 389। लेकिन ये जो संविधान सभा के सदस्य चुने जा रहे हैं, ये अखंड भारत से चुने जा रहे हैं। मतलब जब पाकिस्तान नहीं बना था तब की ये बातें हैं। ठीक है, तो ये 389 में 3 प्रकार के सदस्य थे। एक सदस्य कौन था बच्चों? तो एक सदस्य है ब्रिटिश इंडिया के प्रांतों से चुना गया है। ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश भारत के जो प्रांत हैं उनसे चुने गए। दूसरा कहां से आ रहा है? तो आप कहेंगे कि दूसरा ये कमिश्नरी क्षेत्रों से चुने जा रहे हैं। अब तीसरे जो हैं ये प्रिंसली स्टेट या देसी रियासतों से चुने जाते हैं। क्लियर? अब हम आपको यहां समझा देते हैं कि ब्रिटिश भारतीय प्रांत से कुल कितने सदस्य आए थे। तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत से कुल सदस्य आए थे 292 सदस्य आए थे। जो कमिश्नरियां हैं, इन कमिश्नरियों से कितने आए थे? 4 सदस्य आए थे। ठीक है, और जो देशी रियासतें हैं उनसे कितने आए? तो आप कहेंगे कि 93 आए। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल कितने सदस्य आ रहे हैं? 389 आ रहे हैं। ठीक है, अब हम आपको ये भी बता दें कि कमिश्नरियां कुल कितनी थी? 4 थी। तो आइए देखते हैं, कमिश्नरियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जो कमिश्नरियां हैं वो 4 हैं। ये कमिश्नरियां कौन कौन थी? तो आप कहेंगे कि सर दिल्ली को कमिश्नरी का दर्जा प्राप्त था, तो एक तो हो गई दिल्ली, और दूसरा क्या हुआ? तो आप कहेंगे कि दूसरा है सर
अजमेर और मेवाड़, और जो तीसरी कमिश्नरी है वो है कुर्ग, और चौथी कमिश्नरी है वो कौन सी है? तो आप कहोगे कि सर बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान है। ठीक, अब हम आपसे कुछ और चर्चाएं करते हैं। तो अभी हमने आपसे कहा कि संविधान सभा से जो 389 मेंबर आए या संविधान सभा में जो चुने गए 389 मेंबर्स, ये अखंड भारत से थे। जब पाकिस्तान नहीं बना था उस समय थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 3 जून को माउंटबेटन प्लान आया था। माउंटबेटन प्लान आया, और इस माउंटबेटन प्लान के द्वारा भारत को 2 हिस्सों में बांट देने का प्रस्ताव था। एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। तो अब आप याद रखेंगे कि माउंटबेटन प्लान 4 जुलाई को ये ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन द्वारा पारित कर दिया गया था, पास कर दिया गया। 15 जुलाई को यह ब्रिटेन के उच्च सदन अर्थात हाउस ऑफ लॉर्ड में पहुंचा था। लॉर्ड हाउस या हाउस ऑफ लॉर्ड में पहुंचा। हाउस ऑफ लॉर्ड ने भी इसे पास कर दिया। 18 जुलाई अठारह जुलाई 1947 को इस पर मतलब माउंटबेटन प्लान पर हस्ताक्षर किया था ब्रिटेन के राजा जॉर्ज सेक्स ने, और इसी के साथ माउंटबेटन प्लान का रूप बदल गया। क्या हो गया? तो आप कह दोगे कि सर उसे भारत सरकार स्वतंत्रता अधिनियम नाम दिया गया। भारत सरकार स्वतंत्रता अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस अधिनियम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में यह बदल गया और विश्व के मानचित्र पर पाकिस्तान का उद्भव होता है। ठीक, और 8 दिन बाद आ जाएगा कब? 26 जुलाई। 26 जुलाई 1947 को एक और बात हो रही है। क्या आप कहेंगे पाकिस्तान के लिए नया संविधान बनाना था? तो नए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का विभाजन कर दिया गया। पाकिस्तान के लिए अलग संविधान बनेगा। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान का संविधान भारत के संविधान से पृथक होगा। ठीक है, यह निश्चित कर लिया गया और इसी दिन संविधान सभा को भी 2 भागों में बांट दिया गया। ये जो संविधान सभा जो अखंड भारत में बनी थी 389 लोगों की, ये जो है अब ये संविधान सभा क्या हो रही है? तो आप कहेंगे कि सर ये डिवाइड हो गई है। क्लियर? कितने भागों में डिवाइड हो रही है? आप कहोगे कि सर 2 भागों में डिवाइड हो गई। ठीक है, एक
299 सदस्यों की, और दूसरा है 90। तो ये 90 लोगों ने ही पाकिस्तान का संविधान निर्मित किया। ठीक है, क्लियर। और 299 लोगों ने ये भारत का संविधान निर्मित किया। क्लियर। अब बच्चों हमारे सामने अगली बात आती है कि ये जो 299 लोग आ रहे हैं, 299 लोग आ रहे हैं भारत का जो संविधान बना रहे हैं, इसमें दो प्रकार के मेंबर हैं। एक 229 अर्थात 229 सदस्य, एक आ रहा है 70 सदस्य। तो ये जो 70 सदस्य आ रहे हैं वो देसी रियासतों से आ रहे हैं। और ये 229 सदस्य जो आ रहे हैं यह ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आ रहे हैं। क्लियर। लेकिन ये जो आपने 70 देखा, इसमें भी क्वेश्चन एक छिपा हुआ है। क्या सर्वाधिक 7 सदस्य ये मैसूर स्टेट से आए थे? क्लियर। लेकिन प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे स्टेट थे जैसे बिलवारी। तो बिलवारी स्टेट गुजरात की एक स्टेट थी, देसी रियासत, जहां से कोई सदस्य नहीं आया था। ठीक है। अब हमने आपके बीच में क्या क्या चर्चा किया, तो उसकी हम एक आपके बीच एक समरी जारी कर दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने बताया कि दुनिया का प्राचीनतम संविधान क्या है। दुनिया का प्राचीनतम संविधान हमने आपके बीच में चर्चा किया। ठीक है। फिर हमने आपसे चर्चा किया कि दुनिया का पहला लिखित संविधान किसका है। ठीक है, इस पर हमने चर्चा किया आपके सामने। ठीक है, तो याद दिलाते जाते हैं, दुनिया का प्राचीनतम संविधान ये एथेंस में बना था, लेकिन ये लिखित नहीं था। और लेकिन दुनिया का पहला लिखित संविधान ये यूएसए का था। और कहां बना था? तो यूएसए के ऐतिहासिक नगर फिलाडेल्फिया में बना था। फिर हमने आपसे कहा कि संविधान क्या है। तो संविधान क्या है यह बताने के पहले मैंने इसका संधि विच्छेद किया संविधान का, और यह बताया कि देखिए इसमें संघ और संगत, ठीक है, ये तीन चीजें आप जोड़ लीजिए। तो संघ में संघ साथ साथ रहने का जो नियम है वह संविधान है। लेकिन आप रहेंगे कैसे? संगत के साथ रहेंगे, गुडविल के साथ रहेंगे। ठीक है, या आप कह सकते हैं संघ में संग रहने के लिए अगर आप स्वतंत्र होकर के रहते हैं, रहने का नियम जो है वही संविधान है। ठीक है, क्लियर। तो स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता का मतलब है कि नियमबद्ध तरीके से, नियम के अधीन रहते हुए अगर आप चलते हैं तो यही कार्य संविधान सिखाता है। फिर हमने आपसे ये कहा कि संविधान आपको देता क्या है। ठीक है, संविधान आपको देता क्या है? तो हमने कहा कि देखो, वर्डनरी मीनिंग के बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये बुनियादी नियमों का समूह है। क्लियर।
और अगर संविधान बुनियादी नियमों का समूह है तो और क्या है, तो हमने कहा कि हमारे देश या दुनिया के किसी भी देश के, जो भाई हर देश का अपना संविधान है, ठीक है। तो संविधान क्या है, तो आप कहेंगे किसी देश की इच्छाओं और आकांक्षाओं का एक पिटारा है, ठीक है। फिर हमने आपको बताया कि इच्छाएं क्या होती हैं या आकांक्षाएं क्या होती हैं। तो हमने कहा कि किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन का अंत कर दीजिए और लोगों की जो बुनियादी आवश्यकता है, लोगों की जो बुनियादी आवश्यकता है, वो बुनियादी आवश्यकता क्या है, भाई रोटी मिले, रोटी कपड़ा और मकान हो, और इसके साथ शिक्षा और स्वास्थ्य हो, ठीक है। ये सरकारें और संविधान प्रोवाइड कराता रहे, ठीक है, ताकि लोग आत्मसम्मान पूर्ण जीवन जी सकें, ठीक है। ये संविधान का कार्य है, ये संविधान हमको देता है। फिर संविधान हमको क्या देता है, ये भी हमने आपको बताया, और ये कहा कि देखिए जो संविधान हमको देता है वो ये है कि बताता है कि सरकार की लिमिट्स क्या है, सरकार की सीमाएं क्या है, और सरकार उन सीमाओं को उल्लंघन कभी भी नहीं कर सकती है, ठीक है। फिर संविधान हमको क्या बताता है, तो हमने आपसे कहा था कि देखिए जो संविधान है ये बताता है कि सरकार कैसे बनेगी, ठीक है, सरकार कैसे बनेगी, और जो सरकार बनी है उसमें निर्णय लेने की क्षमता, ठीक है, किसके हाथ में होगी, ठीक है। फिर हमने आपको ये कहा था कि संविधान ही सरकार को शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। शक्ति क्यों प्रदान करता है, क्योंकि अगर शक्ति नहीं रहेगी तो अपनी जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकती और उन परिस्थितियों का निर्माण भी नहीं कर सकती जिससे न्यायपूर्ण समाज का निर्माण किया जा सके, ठीक है। तो ये चीजें हमने आपके बीच में चर्चा की और ये बताया कि देखिए जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है। अब किसने बनाया है, तो हमने कहा कि देखिए वो एक संविधान सभा ने बनाया है। अब ये संविधान सभा कब बनी, कैसे बनी, तो हमने आपसे ये कहा कि देखिए कैसे बनी, ये एक लंबी प्रक्रिया है। 1895 में स्वराज बिल लाया था तिलक ने, और उसी स्वराज बिल में पहली बार मांग की गई थी किसकी, तो आप कहोगे कि सर संविधान सभा की। फिर उसके बाद हमने आपको डेवलपमेंट बताया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आगे का जो पोर्शन पढ़ेंगे वो ये देखेंगे। अब हम थोड़ा सा संविधान का मैटर यहाँ पे काट रहे हैं और ये बताना चाहेंगे कि देखिए जो भारत का संविधान है यह किन किन चीजों को प्राथमिकता के साथ स्वीकार करता है, ठीक है। तो आइए अब हम आगे चर्चा करते हैं कि भारत में कौन चीजें प्रमुख हैं, ठीक है। तो सबसे पहले की बात हम लोग करेंगे राष्ट्रगान की, ठीक है। थैंक यू, आज इतना ही, नमस्ते।